बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ वालिदैन और अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि बेटा आप जानते हैं कि हमने जमात सोम के पहले 4 असबाब मुकम्मल कर लिए थे। अब हमने सबक नंबर 5 पढ़ना है, जो है मौसम की बात। क्या नाम है बेटा? मौसम की बात। और ये हमारी नज़्म है। क्या है? नज़्म है। ठीक है। आप लोगों को मैंने पहले भी इस नज़्म की रीडिंग यानी पढ़ाई करवाई थी। अब मैं एक मर्तबा दोबारा आपको ये पढ़ाऊँगी ताकि आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाए। जी बेटा, आप सब बच्चे अपनी किताब निकालें और किताब का सफ़ा नंबर 43 यानी 43 पेज नंबर खोलें। जी बेटा, पेज नंबर 43 खोलें। क्या है आपकी नज़्म का नाम? मौसम की बात। क्या नज़्म का नाम है? मौसम की बात। आपने मेरे साथ साथ पढ़ना है ताकि आपको समझ में आ जाए। जी, आओ करें मौसम की बात। कैसे पढ़ना है आपने? आओ करें मौसम की बात, सर्दी, गर्मी और बरसात। अब इस नज़्म में हमें 3 मौसमों के बारे में बताया जा रहा है। वो कौन कौन से मौसम हैं? सर्दी, गर्मी और बरसात। यानी हमने 3 मौसमों की बात करनी है इस नज़्म में। जी, जब सर्दी का मौसम आए, सूरज भी ठंडा पड़ जाए। क्या है आपका शेर? जब सर्दी का मौसम आए, सूरज भी ठंडा पड़ जाए। यानी जब सर्दी का मौसम आता है तो आप देखते हैं कि सर्दी इतनी बढ़ जाती है कि हम धूप में बैठते हैं, सूरज की रोशनी में बैठते हैं और उससे हम हरारत हासिल करते हैं। तो सूरज की जो हरारत है वो गर्मी के मौसम की निस्बत कम हो जाती है। तो इसलिए कहा गया कि सूरज ठंडा पड़ जाता है। ठंडा पड़ना यानी सर्द हो जाना, यानी सूरज सर्द हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो बिल्कुल ठंडा हो जाता है, इसका मतलब ये कि उसकी हरारत, उसकी जो गर्माइश है वो गर्मी की निस्बत कम हो जाती है। समझ आ गए बेटा? जी, गर्मी आए तो जाए जान, लू से हो दुनिया हलकान। क्या है आपका शेर? गर्मी आए तो जाए जान, लू से हो दुनिया है हलकान। अब इस शेर में बताया है कि सर्दी में आप जिस सूरज की रोशनी में बैठते हैं, हरारत हासिल करते हैं, जब गर्मी आती है तो बहुत ज़्यादा हरारत हो जाती है। उसी सूरज की हरारत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, यहाँ तक कि उस सूरज के सामने जाना भी जो है वो नामुमकिन हो जाता है और बहुत गर्मी लगती है। और लू कहते हैं बेटा गर्म हवा को। लू किसे कहते हैं? गर्म हवा को। और हलकान कहते हैं थका हुआ, नढाल। यानी जब गर्म हवा हमें लगती है तो हमारा जिस्म थक जाता है, हम नढाल हो जाते हैं। तो गर्मी में बहुत ज़्यादा जो है वो लोग गर्मी महसूस करते हैं और सर्दी की निस्बत गर्मी का मौसम जो है वो लोग बाहर निकलने से गुरेज करते हैं। जी, फिर जब आ जाए बरसात, बारिश बरसे दिन और रात। क्या है? फिर जब आ जाए बरसात, बारिश बरसे दिन और रात। बरसात बेटा होता है बारिश का मौसम। बरसात के क्या मायने हैं? बारिश का मौसम। कि जब गर्मी के बाद बरसात का मौसम शुरू होता है तो दिन रात बारिशें होती हैं और उन बारिशों की वजह से गर्मी का ज़ोर ख़त्म हो जाता है। और जैसे गर्मी में बहुत ज़्यादा
परेशानी का सामना करना पड़ता है, लोग बीमार भी हो जाते हैं गर्म हवा की वजह से, तो गर्मी का ज़ोर कम हो जाता है और हर तरफ बारिश का पानी नज़र आता है। आओ करें मौसम की बात, सर्दी गर्मी और बरसात। क्या है? आओ करें मौसम की बात, सर्दी गर्मी और बरसात। कि हम मौसम की बात करें, आओ हम बैठते हैं और इन मौसमों के बारे में बातचीत करते हैं कि सर्दी में क्या होता है, गर्मी में क्या होता है और बरसात के मौसम में क्या होता है। समझ आ गया बेटा आपको? जी। अब बेटा आप जानते हैं कि आपको PDF फाइल के ज़रिए ये सारा काम रिटर्न भेजा जा चुका है। आपने बहुत तवज्जो से और बहुत ध्यान से इसको पढ़ना है। आप अपने जो आपको काम दिया गया है, आपने जिस कॉपी पर उतारा है, आप वो कॉपी भी अपने सामने रख सकते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब आप बेटा देखें कि इस नज़्म में सबसे पहले हमने क्या निकालने हैं, अल्फाज मायनी तो हमने देख लिए। अब अगला है इमला के अल्फाज। क्या लफ्ज़ है? इमला के अल्फाज। आपने इमला के अल्फाज देखने हैं। अब पहला लफ्ज़ इसमें से हमने क्या निकाला है? सर्दी। आपने मेरे साथ रिपीट करना है। क्या लफ्ज़ है? सर्दी, सर्दी। दूसरा लफ्ज़ है मौसम। क्या लफ्ज़ है? मौसम। अगला लफ्ज़ है गर्मी। क्या लफ्ज़ है? गर्मी। अगला लफ्ज़ है बेटा ठंडा। क्या लफ्ज़ है? ठंडा। बरसात, बरसात। लू। नंबर 6 पे क्या है? लू। नंबर 7 हल्कान। क्या लफ्ज़ है? हल्कान। नंबर 8 बारिश। क्या लफ्ज़ है? बारिश। नंबर 9 पे है बरसे। नंबर 9 पे है बरसे। और नंबर 10 पे सूरज। क्या लफ्ज़ है? सूरज। समझ आ गए बेटा? ये आपके इमला के अल्फाज हैं। आप इनको बार बार पढ़ेंगे तो आपको लफ्ज़ पढ़ने भी आ जाएंगे और लिखने भी आ जाएंगे। अब आगे आ जाइए बेटा। आगे आपका है सवाल नंबर 1, नज़्म में किन 3 मौसमों के नाम हैं? क्या सवाल है? नज़्म में किन 3 मौसमों के नाम हैं? आपने अभी पढ़ा है। जी शाबाश, फ़ौरन आपके जहन में आया है कि हमने अभी 3 मौसमों के बारे में पढ़ा है। वो कौन से मौसम हैं? सर्दी, गर्मी, बरसात। वेरी गुड। अगला सवाल है बेटा आपका, सर्दी में क्या ठंडा पड़ जाता है? क्या सवाल है आपका? सर्दी में क्या ठंडा पड़ जाता है? यानी जब सर्दी का मौसम आता है तो क्या ठंडा पड़ जाता है? सूरज। क्या ठंडा पड़ता है? सूरज। तो आप क्या लिखेंगे? सर्दी में सूरज भी ठंडा पड़ जाता है। अगला सवाल है बेटा आपका, गर्मी में लोग किस वजह से हलकान होते हैं? क्या सवाल है आपका? गर्मी में लोग किस वजह से हलकान होते हैं? हलकान मैंने आपको भी बताया, थका हुआ या ढाल। यानी जब बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो इंसान थक जाता है क्योंकि उसके अंदर पानी की कमी हो जाती है, तो उसको थकन ज़्यादा महसूस होती है। तो किस वजह से हलकान होते हैं? आप आंसर लिखेंगे, गर्मी में लोग लू की वजह से हलकान होते हैं। गर्मी में लोग लू की वजह से हलकान होते हैं। समझ आ गया बेटा? अगला सवाल है, बरसात में दिन और रात क्या होता है? सवाल क्या है आपका? बरसात में दिन और रात क्या होता है? आपने अभी पढ़ा है कि जब बरसात का मौसम होता है तो क्या होता है? जी, बारिशें होती हैं। तो आप क्या कहेंगे? बरसात में दिन और रात बारिशें होती हैं। क्या आंसर होगा इसका? बरसात में दिन और रात बारिशें होती हैं। अगला सवाल है आपका बेटा,
आपको कौन सा मौसम पसंद है? क्या सवाल है? आपको कौन सा मौसम पसंद है, क्यों? यानी वो क्यों पसंद है आपको? सबसे पहले तो बताएं कि आपको कौन सा मौसम पसंद है। सर्दी अच्छी लगती है, गर्मी अच्छी लगती है, बहार अच्छी लगती है, या बरसात अच्छी लगती है, या ख़िज़ां अच्छी लगती है? सबसे पहले तो आप अपनी पसंद बताएं, उसके बाद वो आपको क्यों पसंद है, यानी उस मौसम को की पसंदीदगी की वजह भी आपने बतानी है। जी, जैसे यहाँ पर मैंने आप लोगों को लिखवाया है कि मुझे बहार का मौसम पसंद है। अब क्यों पसंद है? क्योंकि बहार में हर तरफ फूल खिलते हैं और फूलों की खुशबू से फ़िज़ा मुअत्तर और तरोताज़ा होती है। समझ आ गया बेटा? अब आप लोग जानते हैं, आपको मैंने पहले जब हम और नात करवाई थी तो उसमें भी मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि हमने इस जो भी हमारी नज़म आएगी हमने उसका मरकज़ी ख़्याल भी लिखना है। तो अब आपका अगला सवाल है, नज़्म का मरकज़ी ख़्याल लिखें। अब बेटा मैंने आपको बताया था कि जब हम नज़्म पढ़ते हैं तो उसमें एक ख़ास किसी एक मौजू पर बात की जाती है, हमने उस मौजू के बारे में बताना है। जो हम मौजू बताते हैं वो उस नज़्म का मरकज़ी ख़्याल कहलाता है। यानी ये शायर जब नज़्म लिखता है तो वो जो सोचता है, जो उसका तसव्वुर होता है, या जिस बात पर उसने नज़्म लिखनी होती है उस बात को मरकज़ी ख़्याल कहा जाता है। जैसा कि इस नज़्म में किसकी बात की है? मौसम की बात है। तो मरकज़ी ख़्याल क्या किसके बारे में हुआ? मौसम के बारे में। किसके बारे में हुआ? मौसम के बारे में। तो आप क्या कहेंगे? इस नज़्म में गर्मी, सर्दी और बरसात के मौसम के बारे में बताया गया है कि हर मौसम अपनी जगह अहमियत रखता है। यानी गर्मी आती है उसका भी आने का एक मकसद है, सर्दी आती है उसका आने का भी एक मकसद है, बरसात का मौसम आता है तो उसके आने का भी एक मकसद है। क्योंकि बेटा आप जानते हैं कि हमें मुख्तलिफ़ फल और सब्ज़ियां खाने में मिलती हैं, तो कुछ फल और सब्ज़ियां गर्मी के मौसम में पकती हैं और कुछ सर्दी के मौसम। समझ आ गया बेटा? अब उसके बाद हम इस नज़्म का खुलासा देखेंगे। तो हमारा अगला सवाल है, नज़्म का खुलासा लिखें। ठीक है, आपने अब खुलासा क्या होता है कि इन शॉर्ट वर्ड या चंद जुमलों में उस नज़्म को की वजाहत करना, उस नज़्म के बारे में बताना कि आपने उस नज़्म में क्या पढ़ा है, उसे खुलासा कहा जाता है। जैसे इस नज़्म में है, आपने ध्यान से सुनना है, इस नज़्म में बताया गया है कि जब सर्दी आती है तो सूरज भी ठंडा पड़ जाता है, यानी सूरज की हरारत कम हो जाती है, और जब गर्मी आती है तो गर्म हवा से हर कोई परेशान हो जाता है। जब बरसात का मौसम आता है तो दिन रात बारिशें होती हैं और गर्मी का ज़ोर कम हो जाता है। समझ आ गए बेटा? ये आपका खुलासा है। अब आप अपनी किताब का पेज नंबर 44 देखेंगे। किताब का पेज नंबर 44 देखेंगे। इसमें पहला सवाल है, दुरुस्त लफ्ज़ के गिर्द दायरा बनाएं। क्या लफ्ज़ है?
क्या आपका सवाल है? दुरुस्त लफ्ज़ के गिर्द दायरा बनाएं। अब इसमें 3 अल्फाज दिए गए हैं, मुख्तलिफ जो हैं वो आपके अल्फाज हैं। अब आप देखें, पहला है मौसम को 3 तरह से लिखा गया, तो आप इसमें चूज़ करेंगे कि जो दुरुस्त मौसम है वो कैसे लिखा हुआ है। वो आपका लिखा हुआ है मीम, वाव, सीन और मीम, मौसम। तो आपका जो ये मौसम लिखा हुआ है आपने उसको इस तरह से सर्कल कर लेना, यानी ये जो मौसम आपका लिखा हुआ है आपने उसको इस तरह से सर्कल कर लेना। समझ आ गया? उसके बाद अगला लफ्ज़ है हलकान। हलकान तो कैसे होता है? गोल हे का हे, लाम, काफ अलिफ का और नून, आपका ये वाला हलकान दुरुस्त है। समझ आ गया बेटा? उसके बाद है बारिश। क्या लफ्ज़ है? बारिश। तो बे अलिफ बा, रे और शीन, ये आपका लफ्ज़ दुरुस्त है। समझ आ गया बेटा? ये आपका लफ्ज़ दुरुस्त है। उसके बाद आपका अगला सवाल है हरूफ मिलाकर लफ्ज़ बनाएं। हरूफ मिलाकर लफ्ज़ बनाएं। अब आप उसको किस तरह से बेटा करेंगे? आपने पहले भी किया हुआ है ये काम कि हम सबसे पहले हरूफ को देखेंगे। जैसे पहला है आपका नंबर 1 पर मीम, वाव, सीन और मीम, तो ये क्या लफ्ज़ आपका बन गया? मौसम। क्या लफ्ज़ बन गया? मौसम। समझ आ गया बेटा? अगला आपका वर्ड है सीन। सीन, वाव, रे, जीन, तो ये आपका क्या वर्ड बन गया? सूरज। क्या वर्ड बन गया? सूरज। समझ आ गया बेटा? उसके बाद नंबर 3 है आपका गाफ, रे, मीम और छोटी ये, तो ये क्या बन गया आपका? गर्मी। क्या लफ्ज़ बन गया? गर्मी। उसके बाद अगला लफ्ज़ है आपका बेटा बे, रे, सीन और बड़िए, तो ये क्या लफ्ज़ बना? बरसे। क्या लफ्ज़ बन गया? बरसे। उसके बाद अगला लफ्ज़ है आपका बेटा ठे, यानी टे और 2 चश्मी हे आपकी आएगी ठे, नून, दाल और अलिफ। ठीक है, तो ये क्या बन गया? ठंडा। क्या बन गया आपका वर्ड? ये ठंडा। क्या वर्ड बन गया? ठंडा। समझ आ गया बेटा? जी बेटा, यहाँ आपका ये सबक मुकम्मल हो गया। अब हम सबक नंबर 6 पढ़ेंगे जिसका नाम है दूसरी चादर। क्या नाम है? दूसरी चादर। यानी बेटा फ़र्ज़ करें एक चादर आपके पास है और एक चादर आपकी वालदा, आपके भाई या आपकी बहन के पास है, तो आपकी चादर तो आपकी है, लेकिन जो आपकी वालदा, भाई या बहन की है वो क्या कहलाएगी? दूसरी चादर। वो क्या कहलाएगी? दूसरी चादर। ठीक है बेटा? सब बच्चे अपनी किताब का सफ़ा नंबर 46 खोलें जी। पेज नंबर 46 खोल लिया बेटा? अब आपने अपने उंगली काम पर रखनी है और मेरे साथ साथ पढ़ना है ताकि आपको समझने में आसानी हो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु मुसलमानों के खलीफा थे। खलीफा किसे कहते हैं बेटा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुसलमानों के कायद।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुसलमानों के कायद, कि जो मुसलमानों की रहनुमाई करने वाले हैं, मुसलमानों की कायद हैं, नाइब भी आप उसे कह सकते हैं। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमानों के खलीफा थे, यानी मुसलमानों के कायद थे, रहनुमा थे। एक दिन वो बहुत से लोगों के साथ मस्जिद में बैठे थे। यानी मस्जिद आपको पता है बेटा, अल्लाह के घर को कहते हैं जहाँ पर आप नमाज अदा करते हैं। जिस जगह पर आप नमाज अदा करते हैं, एक मखसूस जगह होती है जहाँ हम जाते हैं और मौज़्ज़िन के पीछे जो है इमाम के पीछे, मौज़्ज़िन तो अज़ान देने वाले को कहते हैं, एक इमाम के पीछे हम नमाज अदा करते हैं, उसे मस्जिद कहा जाता है। तो एक दिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत से लोगों के साथ मस्जिद में बैठे थे। एक आदमी खड़ा हुआ और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा। अब यहाँ पर देखें, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने दौर में, यानी अपनी हुकूमत के दौरान, सब लोगों को इजाज़त दी हुई थी कि अगर उन्हें किसी की कोई बात बुरी लगती है या कहीं पर कोई गड़बड़ नज़र आ रही है या आपको लगता है कि कोई काम अपना दुरुस्त तरीके से नहीं कर रहा, तो वो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने बिला झिझक आकर उसकी बात कर सकते हैं। और उन्होंने ये भी इजाज़त दी थी कि अगर फ़र्ज़ करें मैं आपके साथ कोई ज़्यादती कर देता हूँ, मैं आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी कर देता हूँ, तो आप मुझसे भी सवाल कर सकते हैं, मुझसे भी पूछगिछ कर सकते हैं। तो इजाज़त थी आम आवाम को, हर इंसान को, कि वो अपने हाकिम से सवाल कर सकता था। तो इसी तरह जब वो मस्जिद में बैठे थे तो एक आदमी खड़ा हुआ और उन्होंने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा, आपने हम सबको कमीज़ बनवाने के लिए एक चादर के बराबर कपड़ा दिया था, लेकिन जो कमीज़ आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने पहनी है वो 2 चादरों के बराबर कपड़े से बनी है। क्या आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने लिए हमसे ज़्यादा कपड़ा रख लिया था? आगे सवालिया निशान है, यानी उसने पहले बात की और बाद में उसने सवाल भी पूछ लिया कि अब ये क्या हुआ था कि जब भी कोई जंग होती थी या जब भी कोई ऐसा वाक़या होता था कि उन्हें कुछ माले गनीमत मिलता था, कुछ ऐसा माल जो कि दुश्मन लोग छोड़ जाते थे और वो मुसलमानों के हिस्से में आ जाता था, तो कुछ सामान हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को मिला जिनमें चादरें शामिल थी। यानी उनमें क्या मौजूद था? चादरें थी। चादर बेटा एक बड़ा सा आप देखते हैं, जैसे आपकी अम्मी भी चादर कहीं जा रही हों तो वो एक चादर लेकर जाती हैं, अपने आप को कवर कर लेती हैं जिससे आपका जिस्म अच्छी तरह ढांपा जाए, उसे चादर कहते हैं। तो बहुत सी चादरें आई और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या किया कि जितने भी उनके इलाके के लोग थे, जहाँ के वो खलीफा थे, वहाँ पर उन्होंने सबको एक एक चादर दे दी। अब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का कद बाकी लोगों से लंबा था, वो बाकी लोगों से लंबे थे, यानी ऊंचे थे। तो उस शख्स को महसूस हुआ कि आप रज़ियल्लाहु अन्हु की चादर की कमीज़ एक चादर से नहीं बन सकती, तो उसने बिला झिझक खड़े होकर सवाल कर लिया कि आपने हमें तो एक चादर दी है, लेकिन आपकी कमीज़ 2 चादरों से बनी है, तो क्या आपने हमसे ज़्यादा कपड़ा रखा है? अब ये सवाल करने का क्या मकसद था कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते थे कि मेरे लिए सब बराबर है, ना तो कोई मुझसे कमतर है और ना मैं किसी से बढ़तर हूँ। यानी वो कहते थे कि मैं आप जैसा हूँ, जैसी चीज़ आप इस्तेमाल करेंगे मैं भी वैसी चीज़ इस्तेमाल करूँगा। ये बिल्कुल नहीं होगा कि मैं ये कहूँ कि जी मैं खलीफा हूँ, मैं मुसलमानों का कायद हूँ, तो मैं आला से आला पहन लूँ और आपको हल्का या सस्ता कपड़ा दे दूँ, तो ऐसा नहीं है। तो उन्हें महसूस जब हुआ तो उन्होंने फ़ौरन
ये सवाल कर दिया। कुछ लोगों ने उस आदमी को कहा कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु हमारे हाकिम हैं। हाकिम किसे कहते हैं बेटा? बादशाह, हुकूमत करने वाला। हाकिम बादशाह, हुकूमत करने वाला। कि कुछ लोगों ने उस आदमी को कहा कि फिर क्या हुआ, वो हमारे हाकिम हैं, वो हमारे बादशाह हैं, वो हुकूमत करने वाले हैं। समझ आ गया बेटा? अब आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 47 पेज नंबर 47 खोलें जी। अब हम बाकी रीडिंग अपनी मुकम्मल करेंगे। अब कुछ लोगों ने उस आदमी से क्या कहा था कि हज़रत उमर हमारे हाकिम हैं, हमारे बादशाह हैं, तुम उनसे ऐसे पूछ गिछ मत करो। यानी उनसे पूछ गिछ का क्या मतलब है? सवाल पूछना। पूछ गिछ सवाल पूछना। कि उन लोगों ने कहा कि फिर क्या हुआ कि अगर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने 2 चादरें ले ली, वो हमारे हाकिम हैं, वो हमारे बादशाह हैं, तो हमें उनसे ऐसे सवाल नहीं करना चाहिए। लेकिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसके सवाल का जवाब देने के लिए अपने बेटे को बुलाया। यानी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या किया कि उन लोगों से कहा कोई बात नहीं, इसका सवाल दुरुस्त है, मैं इसके सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा। और जवाब देने के लिए उन्होंने किसको बुलाया? अपने बेटे को। किसको बुलाया? अपने बेटे को बुलाया। अब उन्होंने अपने बेटे को क्यों बुलाया? देखें, हम आगे पढ़ेंगे। उनके बेटे ने कहा, मेरे वालिद के पास सिर्फ एक चादर थी, मैंने अपने हिस्से की चादर उनको दे दी थी, इसलिए उन्होंने अपने लिए ये नई कमीज़ बनवाई है। अब पता चला कि उन्होंने अपने बेटे को क्यों बुलवाया था जी, कि उन्होंने गवाही दिलवानी थी ताकि लोगों को पता चल जाए कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने नाइंसाफ़ी नहीं की या किसी के साथ ज़्यादती नहीं की। उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और जब उन्हें कहा कि मेरी ये कमीज़ कैसे बनी है, तो उनके बेटे ने बताया कि मेरे वालिद के पास एक चादर थी और एक चादर में उनकी कमीज़ नहीं बन सकती थी, तो मैंने अपने हिस्से की, यानी उनके बेटे ने अपने हिस्से की चादर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को दे दी और जिससे उन्होंने अपनी कमीज़ बनवा ली। तो वो शख्स मुतमईन हो गया। अब इस सबक में हमें क्या जो है इखलाकी सबक मिल रहा है इस कहानी में, कि हमें कभी भी जो है वो दूसरों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करनी चाहिए। चाहे अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे बादशाह है, चाहे फ़कीर है, अल्लाह की नज़र में सब बराबर हैं। और जो हमारे हाकिम हैं, जो हमारे खलीफा हैं, वो भी इस बात को समझते थे और वो अपने आप को एक आम शख्स की तरह समझते थे और उन्होंने लोगों को इख्तियार दिया हुआ था कि आपको लगता है कि अगर मैं कहीं पर नाइंसाफ़ी कर रहा हूँ तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। समझ आ गया बेटा जी? अब हम इसके अल्फाज मायनी पढ़ेंगे। सब बच्चे अपनी PDF फ़ाइल का काम निकाल लें। आप जानते हैं कि सब काम आपको PDF फ़ाइल की सूरत में भेजा जा चुका है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने ये काम कॉपी पर उतार लिया होगा। तो आप उस कॉपी को अपने सामने रखें और मेरे साथ साथ पढ़ें ताकि आपको समझ आ जाए कि क्या बता रही हूँ। नंबर 1, खलीफा। क्या वर्ड है? खलीफा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुसलमानों के कायद। क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुसलमानों के कायद, यानी रहनुमा, मुसलमानों के नायब, जो उनकी रहनुमाई करने वाले थे। नंबर 2, हाकिम। क्या वर्ड है? हाकिम। बादशाह, हुकूमत करने वाला। हाकिम किसे कहते हैं? बादशाह, हुकूमत करने वाला। नंबर 3 है पूछ-गिछ। पूछ-गिछ का मतलब है सवाल पूछना। क्या मायने है? सवाल पूछना। समझ आ गया?
जी बेटा, अब हम अपने इमला के अल्फाज देखेंगे। नंबर 1 मुसलमानों। आप मेरे साथ साथ पढ़ेंगे ताकि आपको लफ्ज़ पढ़ना आ जाए। नंबर 1 मुसलमानों, मुसलमानों। नंबर 2 खलीफा, खलीफा। नंबर 3 मस्जिद, मस्जिद। नंबर 4 कमीस, कमीस। नंबर 5 हाकिम, हाकिम। नंबर 6 पूछ-गिछ, पूछ-गिछ। नंबर 7 चादर, चादर। नंबर 8 वालिद, वालिद। नंबर 9 पहनी, पहनी। और नंबर 10 पे क्या है? बनवाई, क्या है? बनवाई। समझ आ गया बेटा? जी, अब हम अपने पहले सवाल को पढ़ेंगे। हमारा पहला सवाल है, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कौन थे? क्या सवाल है? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कौन थे? कौन थे? अभी हमने अपनी रीडिंग में पढ़ा है। जी, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमानों के खलीफा थे। क्या पढ़ेंगे? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमानों के खलीफा थे। ठीक है बेटा। सवाल नंबर 2 है आपका, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की कमीज़ कितनी चादरों के बराबर कपड़े से बनी थी? क्या सवाल है? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की कमीज़ कितनी चादरों के बराबर कपड़े से बनी थी? यानी कितनी चादरें लगी थी उनकी कमीज़ बनने में? जी, वेरी गुड, 2 चादरें। तो हम क्या लिखेंगे? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की कमीज़ 2 चादरों के बराबर कपड़े से बनी थी। समझ आ गया? जी। सवाल नंबर 3 देखें, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को किसने अपने हिस्से की चादर दी थी? क्या सवाल है? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को किसने अपने हिस्से की चादर दी थी? किसने दी थी? अभी हमने पढ़ा है रीडिंग में। जी, उनके बेटे ने। किसने दी थी? उनके बेटे ने। तो हम क्या लिखेंगे? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को उनके बेटे ने अपने हिस्से की चादर दी थी। समझ आ गया बेटा? अब आप सब बच्चे अपनी किताब का सफ़ा नंबर 47 पेज नंबर 47 खोलें। सब बच्चे अपनी किताब का पेज नंबर 47 खोलें। उस पर आपका सवाल है, दुरुस्त लफ्ज़ के गिर्द दायरा लगाएं। क्या सवाल है? दुरुस्त लफ्ज़ के गिर्द दायरा लगाएं। अब आप देखें बेटा, हमारे बोलने का अंदाज़ बाज़-औक़ात हम गलत अल्फाज इस्तेमाल कर जाते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हमने लफ्ज़ कैसे बोलना है। अब देखें, पहला है आदमी, अलिफ दाल मीम छोटी मी, आदमी। तो क्या ये दुरुस्त है? नहीं। आइन अलिफ आ, दाल मीम छोटी मी, आदमी। तो आइन से भी नहीं होता। नेक्स्ट है अलिफ मत आ, दाल मीम छोटी मी, आदमी। तो हमारा दुरुस्त लफ्ज़ क्या है? नंबर 3, आदमी। तो आप इसको सर्कल कर देंगे, यानी आप इसके गिर्द दायरा लगा देंगे। समझ आ गया बेटा? नेक्स्ट हमारा वर्ड है कमीज़, काफ मीम ये स्वाद, कमीज़। काफ मीम ये सीन, कमीज़। क्या इस तरह होता है? नहीं। काफ मीम ये ज़्वाद, क्या ज़्वाद और डंडे वाला काफ आता है? नहीं। तो हमारा नंबर 1 वाला कमीज़ दुरुस्त है, हम इसके गिर्द दायरा लगा देंगे। ठीक है। नेक्स्ट है 2 चश्मी है, अलिफ हा, काफ मीम कम, हाकम, हाकिम। है अलिफ हा, काफ मीम किम, काफ ज़ेर मीम किम, हाकिम। और है अलिफ हा, काफ ज़ेर मीम किम, हाकिम। अब देखें, यहाँ पर 2 चश्मी है आ गई, जो कि गलत है। यहाँ पर नुक्तों वाला काफ आ गया, ये भी गलत है। तो हमारा दुरुस्त क्या होगा? डंडे वाला काफ मीम किम, हाकिम। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हिस्से, हे स्वाद बढ़िए। अब देखिए बेटा, मैंने यहाँ पर
स्वाद के ऊपर शद डाली है, जिसका मतलब क्या है कि स्वाद का हर्फ हम हे के साथ भी पढ़ेंगे और स्वाद का हर्फ हम बढ़िए के साथ भी पढ़ेंगे। जब एक हर्फ 2 मरतबा आ जाए, यानी अगर फ़र्ज़ करें हम इसको अलग करते हैं तो आता है हे, स्वाद, स्वाद और फिर बढ़िए। तो एक हर्फ कितनी मरतबा आ गया? 2 मरतबा। तो जब हम इसको जोड़कर लिखेंगे तो वो जोड़कर हम 2 दफ़ा स्वाद नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या करेंगे, एक दफ़ा लिखने के बाद उसके ऊपर शद लगा देंगे। समझ आ गया बेटा? एक दफ़ा लिखने के बाद उसके ऊपर शद लगा देंगे। हिस्से, अब ये गोल है, स्वाद बढ़िए, हिस्से, हे सीन बढ़िए से, हिस्से। तो कौन सा दुरुस्त होगा इसमें? इसमें स्वाद वाला ठीक है। ना तो ये गोल हे आता है, ना इसमें सीन आता है, इसमें हे और स्वाद आता है, तो इसके गिर्द हम दायरा लगा देंगे। ठीक है बेटा, समझ आ गया? नेक्स्ट वर्ड है बुलाया। ये वर्ड ठीक है? बुलाया नहीं। बालाया, बालाया क्या होता है? ये भी नहीं है। नेक्स्ट है बुलाया, यानी बे के ऊपर पेश आ जाएगी। बुलाया, जब किसी हर्फ पर पेश आती है तो आवाज़ गोल होती है, लेकिन हम इसको लंबा नहीं करते। जैसे वाव आया तो हमने वाव की आवाज़ को गोल किया और लंबा भी किया है, बुलाया, लेकिन इसके ऊपर पेश आ गई तो बुलाया। क्या लफ्ज़ बन जाएगा? बुलाया। तो हमारा ये लफ्ज़ दुरुस्त है, हम इसके गिर्द दायरा लगा देंगे। समझ आ गया बेटा? जी। नेक्स्ट आप अपना पेज नंबर 48 खोलेंगे। पेज नंबर 48 पर आपका सवाल है अरकान मिलाएं। क्या सवाल है? अरकान मिलाएं, यानी अब ये अलग अलग हरूफ दिए हुए हैं, हमने इन्हें मिलाकर एक लफ्ज़ बनाना है। ठीक है? जैसे खे, लाम छोटी है, ली, फे और गोल है। तो जब हम इसे मिलाएंगे तो क्या करेंगे? खे की छोटी शक्ल, इसके साथ लाम की छोटी शक्ल, फिर हम ये की भी छोटी शक्ल कर देंगे, इसके साथ फे की छोटी शक्ल आ जाएगी और आखिर में गोल है आ जाएगा। तो ये क्या बन गया? खलीफा। क्या बन गया? खलीफा। हे अलिफ हा ऐसे ही आ जाएगा और काफ जेर मीम किम भी ऐसे ही आ जाएगा। तो ये आपका क्या बन गया? हाकिम। जमा का मतलब बेटा ये होता है कि हम हरूफ को जोड़ रहे हैं, मिला रहे हैं, जमा कर रहे हैं। ठीक है? नेक्स्ट वर्ड है बेनून, वाव, अलिफ, हमज़ा छोटी ये। तो हम इसको जब लिखेंगे, बे की छोटी शक्ल, नून की छोटी शक्ल, इसके साथ हम वाव लगा देंगे। बे नून वाव, अलिफ और हमज़ा छोटी है ई। तो ये क्या हर लफ्ज़ बन गया हमारा? बनवाई। क्या लफ्ज़ बन गया? बनवाई। नंबर 4 है आपका बेटा चे अलिफ दाल रे। अब चे और अलिफ इकट्ठा है तो हम इसको फिर इसी तरह इकट्ठा लिख देंगे। दाल की छोटी शक्ल नहीं होती, आप जानते हैं, तो दाल और रे इकट्ठा आ जाएगा। तो ये बन गया चादर। क्या बन गया? चादर। नंबर 5 पे है वाव अलिफ लाम दाल। तो जब हम इसे मिलाएंगे तो वाव अलिफ लाम और दाल, तो ये बन गया वालिद। क्या बन गया? वालिद। जी बेटा, अब आप अपने पेज नंबर 49 पर आ जाइए। बुक का पेज नंबर 49। आपका सवाल है जुमले बनाएं। आपका सवाल क्या है? जुमले बनाएं। अब ये अल्फाज लिखे हुए हैं कुछ बेटा, हमने इनके जुमले बनाने हैं। जैसे पहला है सवाल। पहला लफ्ज़ क्या है? सवाल। तो आप बनाएं रियाजी का सवाल हल करो। रियाजी का सवाल हल करो। नंबर 2 है आपका मस्जिद। मस्जिद, तो आप क्या लिखेंगे? मस्जिद अल्लाह का घर है। मस्जिद अल्लाह का घर है। नंबर 3 है चादर। चादर, तो क्या बनाएंगे? ये चादर
बहुत खूबसूरत है। ये चादर बहुत खूबसूरत है। नेक्स्ट वर्ड है कपड़ा। नेक्स्ट वर्ड क्या है? कपड़ा। अम्मी ने बाजार से सब्ज रंग का कपड़ा खरीदा। क्या आप जुमला बनाएंगे? अम्मी ने बाजार से सब्ज रंग का कपड़ा खरीदा। ठीक है बेटा। कमीज, तो आप इसका ये भी बना सकते हैं, ये मेरी कमीज है। ये मेरी कमीज है। समझ आ गया बेटा जी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फाज को मुतज़ाद से मिलाएं। अल्फाज को मुतज़ाद से मिलाएं। आप अपने किताब के सफ़ा नंबर 49 पर देख सकते हैं, यानी पेज नंबर 49 पर देख सकते हैं कि कुछ अल्फाज लिखे गए हैं और उनके मुतज़ाद भी लिखे हुए हैं। हमने उन्हें आपस में मिलाना है। तो आप क्या करेंगे? अल्फाज मुतज़ाद। सबसे पहले हम अल्फाज लिख लेंगे जो कि हमारे हैं सवाल, नंबर 2 है हमारा दिन, नंबर 3 ज़्यादा, और नंबर 4 पे क्या है? नहीं। अब हम मुतज़ाद में भी अल्फाज को लिख लेंगे, लेकिन वो हम आगे पीछे लिखेंगे। जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं कम, यहाँ पर आ जाएगा पुरानी, यहाँ आ जाएगा जवाब, और यहाँ आ जाएगा रात। ठीक है बेटा। अब देखिए हमने मुतज़ाद आगे पीछे लिख दिए हैं। तो आप, मुतज़ाद का मतलब होता है उल्ट, तो सवाल का मुतज़ाद क्या होगा? जी, जवाब। तो आपने सवाल को उसके मुतज़ाद जवाब से मिला देना है। नेक्स्ट वर्ड है दिन। दिन का मुतज़ाद क्या है? रात। दिन का मुतज़ाद क्या है? रात। ज़्यादा, ज़्यादा, तो ज़्यादा का मुतज़ाद क्या है? कम। ज़्यादा का मुतज़ाद क्या है? कम। ज़्यादा होता है ज़्यादा चीज़ और कम होता है थोड़ी चीज़। ठीक है। नई, यानी आप किताब खरीदते हो, एक कोई किताब या कोई आप स्टोरी बुक लेते हो, कहानियों की किताब लेते हो, तो वो बिल्कुल नई है। लेकिन अगर आपने पहले से ख़रीदी हुई है तो वो किताब क्या होगी? जो आपके घर में पहले से मौजूद है वो क्या हो जाएगी? पुरानी। तो नई का मुतज़ाद क्या होगा? पुरानी। नई का मुतज़ाद क्या होगा? पुरानी। ठीक है बेटा, समझ आ गया? दोबारा देख लीजिए। सवाल का मुतज़ाद है जवाब, दिन का मुतज़ाद है रात, ज़्यादा का मुतज़ाद है कम, और नई का मुतज़ाद है पुरानी। समझ आ गया बेटा जी। यहाँ आपका सबक नंबर 6 मुकम्मल हो गया है। अब हम सबक नंबर 7 शुरू करेंगे, जिसका नाम है खानपुर के सलीम चचा। क्या हमारे सबक का नाम है? खानपुर के सलीम चचा। खानपुर एक जगह का नाम है। खानपुर किसका नाम है? एक जगह का नाम है। ठीक है। और वहाँ पर एक शख्स है जिसका नाम सलीम है, और वो, आप हमसे उम्र में बहुत बड़े हैं, तो हमने साथ में चचा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। ठीक है। सबसे पहले तो बेटा आप अपने किताब का सफ़ा नंबर 50, सफ़ा नंबर 50 यानी पेज नंबर 50 खोलें। पेज नंबर 50। जी बेटा, आपने अपनी एक पेंसिल हाथ में रखनी है और मेरे साथ साथ पढ़ना है, ताकि आपको सबक समझने में आसानी हो। ठीक है बेटा। ये सलीम चचा हैं।
अब आप देख सकते हैं कि आपकी किताब पर सबक के शुरू में ऊपर एक तस्वीर बनी हुई है जिसमें एक शख्स की तस्वीर है और एक दरवाज़ा बना हुआ है, एक फाटक सा बना हुआ है और लाइंस भी कुछ नज़र आपको आ रही हैं। तो अब उन जो शख्स खड़ा है, सबसे पहले तो उनके बारे में बताया जा रहा है कि ये सलीम चचा हैं, ये खानपुर के फाटक नंबर 3 पर गार्ड हैं। गार्ड किसे कहते हैं बेटा? मुहाफिज को, हिफाजत करने वाले को। गार्ड किसे कहते हैं? मुहाफिज को, हिफाजत करने वाले को, जो हमारी हिफाजत करता है। यानी आप देखते हैं कि बाज़ औक़ात घरों के बाहर सिक्योरिटी गार्ड्स या स्कूल्स के बाहर आप देखते हैं कि गार्ड्स खड़े होते हैं। तो वो क्यों खड़े होते हैं? वो हमारी हिफाजत करने के लिए खड़े होते हैं। ठीक है। सलीम चचा रोज़ सुबह 5 बजे अपनी वर्दी पहनकर फाटक के पास बैठ जाते हैं। वर्दी क्या होती है बेटा? फ़ौजी लिबास, यूनिफॉर्म। वर्दी क्या होती है? फ़ौजी लिबास, यूनिफॉर्म। यानी जिस तरह आप स्कूल आते हैं तो आपका एक ख़ास यूनिफॉर्म है, आपका ख़ास यूनिफॉर्म है, तो हम उसे वर्दी भी कह सकते हैं। हम उसे क्या कह सकते हैं? वर्दी। ठीक है। तो वो वर्दी पहनकर किसके पास बैठते हैं? फाटक। फाटक किसे कहते हैं? लोहे का बड़ा दरवाज़ा। फाटक किसे कहते हैं? लोहे का बड़ा दरवाज़ा। यानी लोहे का एक बड़ा दरवाज़ा होता है जो जिसे हम फाटक कहते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो रोज़ अपना यूनिफॉर्म पहनते हैं, अपनी वर्दी पहनते हैं और सुबह 5 बजे, कितने बजे? सुबह 5 बजे वो फाटक के पास बैठ जाते हैं। वो दिन भर यहीं रहते हैं, यानी वहीं पर वो सारा दिन रहते हैं और मेहनत से अपना काम करते हैं। यानी बहुत मेहनत करते हैं, पूरी तवज्जो से इधर उधर ना देखते हैं, ना किसी से एक्स्ट्रा बात करते हैं, सिर्फ वो अपना काम जो है वो पूरी तवज्जो और लगन से करते हैं। समझ आ गए बेटा? जी। इस फाटक से रोज़ाना बहुत सी तेज़ रफ्तार रेलगाड़ियाँ गुज़रती हैं। रेलगाड़ी बेटा आप जानते हैं, रेलगाड़ी आपने देखा होगा, सब्ज़ रंग की होती है और बहुत लंबी होती है, उसके डिब्बे होते हैं अलग अलग और उसमें मुसाफिर जो हैं वो एक शहर से दूसरी जगह, और कुछ ऐसी गाड़ियाँ भी होती हैं जिनमें सामान एक शहर से दूसरे शहर भेजा जाता है। ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा है कि वो किस फाटक के पास रोज़ बैठते हैं? जहाँ पर रेलगाड़ी का गुज़र होता है। कहाँ बैठते हैं? जहाँ रेलगाड़ी का गुज़र होता है। तो वो उस फाटक के पास बैठकर क्या करते हैं? मेहनत से अपना काम करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रोज़ाना यानी रोज़ बहुत सी तेज़ रफ्तार, यानी तेज़ रफ्तार का मतलब है बहुत तेज़ चलने वाला। तेज़ रफ्तार का क्या मतलब है? बहुत तेज़ चलने वाला, कि वो तेज़ चलने वाले रेलगाड़ियाँ वहाँ से गुज़रती हैं। तो सलीम चचा क्या करते हैं? जी, सलीम चचा इन रेलगाड़ियों के आने से पहले फाटक बंद कर देते हैं। यानी वो फाटक खुला हुआ होता है, वो लोहे का बड़ा दरवाज़ा खुला हुआ होता है, लेकिन जैसे ही रेलगाड़ी के आने का वक्त होता है तो वो उस फाटक को बंद कर देते हैं। क्यों बंद कर देते हैं? ताकि कोई गाड़ी, रिक्शा, मोटरसाइकिल या शख्स पटरी पर ना आए। पटरी यानी जहाँ पर रेलगाड़ी जिस ट्रैक पर चलती है उसे पटरी कहा जाता है। ठीक है। तो वो क्यों बंद कर देते हैं? ताकि जिस वक़्त रेलगाड़ी के आने का वक्त है उस वक्त कोई गाड़ी, कोई रिक्शा, कोई मोटरसाइकिल या फिर कोई आम शख्स यानी पैदल चलने वाला शख्स भी पटरी पर ना जाए। क्यों ना जाए?
क्योंकि गाड़ी बहुत तेज़ रफ्तार होती है और वो गाड़ी की रफ्तार ना तो कम हो सकती है एकदम से और ना ही वो रुक सकती है। तो इसलिए फाटक को बंद कर देते हैं ताकि कोई हादसा ना हो, किसी को कोई परेशानी ना हो। अब हादसा किसे कहते हैं? सानेहा को। हादसा किसे कहते हैं? सानेहा। कि किसी किस्म का कोई सानेहा, कोई हादसा ना हो, किसी को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। इसी वजह से सलीम चचा गाड़ी के आने से पहले अब फाटक को बंद कर देते हैं। ठीक है जी बेटा। अब आप अपने किताब का सफ़ा नंबर 51 पेज नंबर 51 खोलेंगे। जी शाबाश। सलीम चचा हमेशा कहते हैं कि बच्चों को रेल की पटरी से दूर रहना चाहिए। यानी वो बच्चों को समझाते हैं कि हमें रेल की पटरी यानी जहाँ पर रेलगाड़ी गुज़रती है जिस पटरी से, उसके करीब नहीं जाना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए। और क्या समझाया उन्होंने? जब फाटक बंद हो तो हरगिज़ उसे पार नहीं करना चाहिए। यानी जब वो फाटक बंद कर देते हैं तो फाटक बंद करने का मतलब है कि रेलगाड़ी आने वाली है तो हमें पटरी पर नहीं जाना चाहिए। तो जब फाटक बंद हो उस वक्त पटरी के करीब या उसके ऊपर से नहीं गुज़रना चाहिए, उसे पार नहीं करना चाहिए, यानी उसके ऊपर से गुज़र के दूसरे रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। इस तरह हम हादसों से बच सकते हैं। हादसों बेटा अभी मैंने बताया है, हादसा की जमा है, हादसा की जमा है जिसका मायने है सानेहा, कि हमें जो है वो एहतियात करनी चाहिए ताकि हम हादसों से महफूज रह सकें। समझ आ गया बेटा? जी। अब नेक्स्ट आपका बेटा सवाल है, आप देखें सवाल नंबर 1 है, दिए गए अल्फाज गौर से पढ़ें और जुमलों में उन्हें तलाश करके उनके गिर्द दायरा बनाएं। अब आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपके कुछ अल्फाज लिखे हुए हैं, वो अल्फाज मैं अभी आपको बोर्ड पर भी लिख के बता दूंगी। पहला वर्ड है आपका मेहनत। पहला लफ्ज़ क्या है? मेहनत। दिन, दिन। फाटक, फाटक। पटरी, पटरी। और नेक्स्ट वर्ड है आपका हादसों। नेक्स्ट वर्ड क्या है? हादसों। अब बेटा ये आपके अल्फाज लिखे हुए हैं, मैं दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ। आपके अल्फाज क्या हैं? मेहनत, दिन, फाटक, पटरी, हादसों। ठीक है बेटा। अब इसके नीचे कुछ जुमले बताए गए हैं, हमने उन जुमलों में ये अल्फाज तलाश करने हैं और उनके गिर्द दायरा बना देना है। जो जुमलों में अल्फाज होंगे उनके गिर्द दायरा बना देना है। किस तरह कि सबसे पहला है आपका, ये खानपुर के फाटक नंबर 3 पर गार्ड हैं। अब आप देखें यहाँ पर कौन सा वर्ड है इसमें? फाटक। कौन सा वर्ड है? फाटक। तो आपका जो जुमला है आप उस जुमले में फाटक के गिर्द दायरा लगा देंगे। किसके गिर्द दायरा लगाएंगे? फाटक के गिर्द दायरा लगा देंगे। ठीक है। इसके बाद नंबर 2 है, वो दिन भर यहीं रहते हैं। दिन भर, तो यहाँ पर दिन का लफ्ज़ है तो आपने अपने जुमले में दिन के गिर्द दायरा लगा देना है। उसके बाद नंबर 3 है, वो मेहनत से अपना काम करते हैं। तो मेहनत भी यहाँ पर मौजूद है, इसका मतलब कि हमने जुमले में मेहनत जहाँ लिखा हुआ है हमने उसके गिर्द दायरा लगा देना है। नंबर 4, बच्चों को रेल की पटरी से दूर रहना चाहिए। तो पटरी भी लिखा हुआ है, इसका मतलब कि हमने जुमले में जहाँ पर पटरी आ रहा है उसके गिर्द दायरा
लगा देना है। नंबर 5, इस तरह हम हादसों से बच सकते हैं। हादसों, ठीक है, क्या लिखा हुआ है? हादसों। तो इसका मतलब कि जुमले में जहाँ पर हादसों लिखा हुआ है आप उसको सर्कल कर देंगे। समझ आ गया बेटा? जी। अब आप अपने सफ़ा नंबर 52 पर, सफ़ा नंबर 52 पर यानी पेज नंबर 52 पर आ जाइए। आपका पहला सवाल है, सलीम चचा क्या काम करते हैं? क्या सवाल है? सलीम चचा क्या काम करते हैं? यानी सलीम चचा का काम हमने बताना है कि वो क्या नौकरी करते हैं, क्या काम करते हैं। तो आपने क्या लिखना है? अभी हमने पढ़ा है सलीम चचा खानपुर के फाटक नंबर 3 पर गार्ड हैं। क्या लिखेंगे आप? सलीम चचा खानपुर के फाटक नंबर 3 पर गार्ड हैं। जी। उसके बाद सवाल नंबर 2 देखेंगे हम। वो कितने बजे अपनी वर्दी पहनकर फाटक पर आ जाते हैं? क्या सवाल है? वो से मुराद अब यहाँ पे कौन है? सलीम चचा। कि वो कितने बजे अपनी वर्दी पहनकर फाटक पर आ जाते हैं? कितने बजे आते हैं? आपने अभी पढ़ा है रीडिंग में। जी, शाबाश। कितने बजे आते हैं? सुबह 5 बजे। कितने बजे आते हैं? सुबह 5 बजे। तो आप क्या लिखेंगे? वो रोज़ सुबह 5 बजे अपनी वर्दी पहनकर फाटक पर आ जाते हैं। समझ आ गए बेटा? जी। सवाल नंबर 3 लिखेंगे आप। सलीम चचा रेलगाड़ियों के आने से पहले फाटक क्यों बंद कर देते हैं? क्या सवाल है आपका? सलीम चचा रेलगाड़ियों के आने से पहले फाटक क्यों बंद कर देते हैं? क्यों बंद कर देते हैं? अभी हमने पढ़ा है इसको। सलीम चचा रेलगाड़ियों के आने से पहले फाटक बंद कर देते हैं ताकि कोई भी गाड़ी, रिक्शा, मोटरसाइकिल या शख्स पटरी पर ना आए। समझ आ गया बेटा? कि अभी मैंने आपको समझाया है कि फाटक बंद करने का मतलब ये होता है कि गाड़ी आने वाली है तो हमें पटरी पर उस वक़्त नहीं जाना चाहिए। तो सलीम चचा फाटक भी इसीलिए बंद कर देते हैं ताकि कोई गाड़ी, कोई रिक्शा, मोटरसाइकिल या शख्स पटरी पर ना आए। समझ आ गया बेटा आपको? ये सवालात समझ आ चुके होंगे। अब आप देखें हमारे इमला के अल्फाज। हमने क्या देखने हैं? इमला के अल्फाज। नंबर 1 क्या है? फाटक। नंबर 1 क्या है? फाटक। नंबर 2 गार्ड, गार्ड। नंबर 3 वर्दी, नंबर 3 वर्दी। नंबर 4 मेहनत, नंबर 4 मेहनत। नंबर 5 पटरी, नंबर 5 पटरी। नंबर 6 रिक्शा, रिक्शा। नंबर 7 तेज़ रफ्तार, तेज़ रफ्तार। नंबर 8 शख्स, शख्स। नंबर 9 हादसों, नंबर 9 हादसों। और नंबर 10 पे क्या है? मोटरसाइकिल। नंबर 10 मोटरसाइकिल। समझ आ गया बेटा? जी। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अरकान मिलाएं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अरकान मिलाएं। अब देखें, फे, अलिफ, फा, टे और काफ। तो ये क्या बन गया? फाटक। तो जमा का मतलब ये है कि हमने जोड़ना है, हमने इन दोनों अल्फाज को जोड़ना है और इसमें से ये जो जमा की अलामत है वो हम निकाल देंगे। ठीक है? तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर फे, अलिफ, फा, टे और काफ, टक, फाटक लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है? अब है वाव, रे, दाल छोटी है।
तो इसमें से भी हम जमा की अलामत को निकाल देंगे और ये क्या बन जाएगा, वाव रे दाल छोटी ए वर्दी, क्या बन जाएगा, वर्दी। नंबर 3 है ते बड़िए जमा जे, तो इसमें भी हम जमा की अलामत को हटा देंगे और ते उसके साथ ये की छोटी शक्ल आ जाएगी और फिर आगे जे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, तेज़, क्या बन जाएगा, तेज़। नेक्स्ट वर्ड है बेटा आपका मीम हे नून ते, इसमें भी हम जमा की अलामत को हटा देंगे। अब देखें बेटा मीम जब हमने लिखा तो मीम के साथ हे है, तो हे की छोटी शक्ल, क्योंकि हमने ये लफ्ज़ आपस में मिलाने हैं, ये हरूफ हमने आपस में मिलाने हैं, तो क्या बन जाएगा, मीम हे की छोटी शक्ल, उसके साथ नून और फिर आगे ते पूरा आ जाएगा, मेहनत, क्या बन गया, मेहनत। समझ आ गया बेटा। अब नेक्स्ट आप अपना सवाल देखिए जो कि आपके सफ़ा नंबर 53 पे है, जो आपके सफ़ा नंबर 53 पे है, 53, पेज नंबर 53। जी देखा, आपका सवाल है जुमले बनाएं। आपका सवाल क्या है, जुमले बनाएं। आप जानते हैं बेटा कि आपको PDF फाइल की सूरत में ये काम भिजवाया जा चुका है। एक मरतबा दोबारा समझाने का मकसद ये है कि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए कि इसको आपने कैसे याद करना है, ठीक है। अब पहला लफ्ज़ है हमारा रिक्शा। रिक्शा, आप जानते हैं कि अगर आपने एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, एक घर से दूसरे घर जाना हो जो करीब ही है, और तो आपकी वालदा क्या करती हैं, रिक्शा मंगवा लेती हैं या बाहर निकल के कहीं से रिक्शा लेकर किराए और वहाँ पर अपनी जगह पर चली जाती हैं। तो फिर आप अगर स्कूल आते हैं तो आप देखते हैं कि किसी ने वैन लगवाई होती है और किसी ने रिक्शा लगवाया होता है कि वो उस रिक्शे पे स्कूल भी आ जाते हैं और फिर वापस भी चले जाते हैं। तो हम यहाँ पर क्या जुमला बनाएंगे, मैं रिक्शा में स्कूल, बॉयज़ लिखेंगे जाता और गर्ल्स क्या लिखेंगे, जाती, जाती हूँ। और बेटा जब हमारा जुमला ख़त्म होता है तो आखिर में ख़त्मा लाजमी लगाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है वर्दी। वर्दी जिसका मतलब क्या है, फौजी लिबास या यूनिफॉर्म। तो आप इसका क्या जुमला बनाएंगे, सलीम चचा वर्दी पहनकर फाटक पर आ जाते हैं। खत्म, ठीक है। नेक्स्ट है मेहनत। मेहनत यानी दिल लगाकर काम करना। तो हम क्या इसका जुमला बनाएंगे, मेहनत में अज़मत है। मेहनत में अज़मत है यानी मेहनत में बड़ाई है। अज़मत का मतलब होता है बड़ाई, यानी जो मेहनत करता है वो ही बड़ा आदमी बनता है, वो ही कामयाबी हासिल करता है। नेक्स्ट वर्ड है बेटा आपका फाटक। फाटक, तो आपके जहन में फ़ौरन क्या आ गया, लोहे का बड़ा दरवाज़ा। क्या जहन में आया, लोहे का बड़ा दरवाज़ा। तो आप क्या जुमला बनाएंगे, रेलवे स्टेशन रेलवे स्टेशन का फाटक बंद है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है पाँच। पाँच यानी आप काउंटिंग करते हैं ना, 1 2 3 4 5 या उर्दू में 1 2 3 4 5। पाँच, तो ये वो 5 लिखा हुआ है आपका। तो आप क्या इसका जुमला बनाएंगे, मैं 5 वक्त मैं 5 वक्त
की नमाज, बॉयज़ लिखेंगे पढ़ता और गर्ल्स लिखेंगी पढ़ती हूँ। मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ता, या गर्ल्स लिखेंगी पढ़ती हूँ। ठीक है बेटा, समझ आ गया? ये आपके अल्फाज जुमले मुकम्मल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटा, अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। मुतज़ाद बेटा कहा जाता है, मुतज़ाद किसे कहते हैं? उल्ट को, यानी बिल्कुल उसका उलट जो होता है उसको हम मुतज़ाद कहते हैं। तो सुबह, सुबह का मुतज़ाद क्या होगा? शाम। पास, दूर। तेज़, सुस्त, यानी तेज़ का मतलब है बहुत तेज़ तेज़ चलना, और सुस्त का क्या मतलब है? आहिस्ता आहिस्ता। आप इसको सुस्त या आहिस्ता भी कह सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर आहिस्ता भी लिख सकते हैं। ठीक है, और बंद का उल्ट क्या होगा? मुतज़ाद क्या होगा? खुला। बंद का मुतज़ाद क्या होगा? खुला। समझ आ गया बेटा? ये आपका सबक नंबर 7 हमारा खानपुर के सलीम चचा मुकम्मल हो गया है। अगर आपको बेटा कोई बात समझ में नहीं आई तो आप उस सबक को या उस जुमले को अंडरलाइन करके उसकी तस्वीर लेकर स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। आपकी रहनुमाई के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।